Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel एंड आज हम एक न्यू सीरीज़ का स्टार्ट ले रहे हैं जिसमें हम नर्सिंग के थ्रू आउट सारे सब्जेक्ट्स के मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आज हम अपना स्टार्ट ले रहे हैं हेड टू टो असेसमेंट से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि हेड टू टू असेसमेंट जो है एक पेशेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है जिसमें हम बहुत इन डेप्थ तो नहीं लेकिन सुपरफिशियल और अर्ली साइंस ज़रूर असेस करते हैं। और आपको पता है कि असेसमेंट बेसिकली 4 बेसिक स्टेप्स पे होती है जिसमें इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, परकशन है, नस्कल्टेशन है। लेकिन इससे पहले एक नर्स को चाहिए कि कुछ बेसिक्स अप्रोचेस जो है वो यूज़ करें असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले। और इसकी वजह यह है कि पेशेंट का कंफर्ट हासिल करें, उसका ट्रस्ट हासिल करें और साथ में जो है ना एक रैपो बिल्टअप हो। तो सबसे पहले नर्स को चाहिए कि वो अपना आप इंट्रोड्यूस करें। तो जब भी हम पेशेंट के रूम में जाएं या एरिया में जाएं तो हम डोर नॉक करें। देन जब पेशेंट की अटेंशन हमारी तरफ हो तो वी शुड इंट्रोड्यूस आवर देन एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होती है, अपना नाम बताया जाता है और अपना शिफ्ट, और साथ में ये भी बताया जाता है कि वो पेशेंट केयर में आज इस शिफ्ट में इन्वॉल्व होंगी। सो कोई भी इस तरह का पेशेंट केयर रिलेटेड इशू हो तो उनको कम्युनिकेट किया जा सकता है। देन द थर्ड स्टेप इज़ टू वॉश हैंड एंड आफ्टर वॉशिंग हैंड ये है कि असेसमेंट से पहले पेशेंट की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रॉपर कर्टन करना, और या अगर इन केस एक रूम है जिसमें कर्टन वाला वो नहीं है तो अटेंडेंट को थोड़ी देर बाहर भिजवाना चाहिए। फॉर पीडियाट्रिक दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। पीडियाट्रिक पेशेंट में पेरेंट्स का या नेक्स्ट ऑफ किन का होना बेहतर है, बल्कि ज़रूरी है। देन क्लाइंट को वेरीफाई करना, पेशेंट को वेरीफाई करना थ्रू आईडी और डेट ऑफ बर्थ। अक्सर जो है ये स्टेप नर्सिस भूल जाती है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड देन एक्सप्लेनिंग दैट व्हाई यू आर डूइंग इट। बिल्कुल सिंपल नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है। एटलीस्ट इन एवरी मॉर्निंग शिफ्ट हेड टू टो असेसमेंट क्यों पेशेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये पेशेंट को जब एक प्रॉपरली तरीके से बता दिया जाता है तो मोस्टली फिर अक्सर अगर फर्स्ट टाइम में पेशेंट समझ जाए तो फिर बाद में जो है नीड भी नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपरली बताया जाए। देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि असेसमेंट के लिए कि ओरिएंटेशन देखी जाए पेशेंट की। और वो ओरिएंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी असेसमेंट की जाए तो उसमें हम कोई भी साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल जो है वो उसको एक्सक्लूड करें। अगर है भी तो वी शुड नो, क्योंकि क्रिटिकली इल पेशेंट हो गए या स्पेशल केयर में जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं तो उनका भी हम असेसमेंट करते हैं। बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ असेसमेंट जिसमें हम ओरिएंटेशन इसलिए चेक करते हैं क्योंकि इनकी ग्लासकोकोमा स्केल जिसको हम GCS कहते हैं इसकी मेजरमेंट की जाए और साथ में ओवरऑल पेशेंट रिस्पांस भी देखा जाए। सो हम पेशेंट से उनका नाम पूछते हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, एंड उनकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि उनका कॉन्शियसनेस कितना एक्टिव है। तो उनसे पूछते हैं कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, या कोई और सवाल कर लेते हैं कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, और ये हॉस्पिटल कौन सा है। तो बेसिकली इसका मकसद होता है कि हम ओरिएंटेशन देखें किसी भी पेशेंट की टू पर्सन, कि वो जो साथ में अगर अटेंडेंट बैठा होता है तो हम उनको पेशेंट को पूछें कि ये जो अटेंडेंट है इनका नाम क्या है, ये आपके क्या लगते हैं। सो वो ओरिएंटेशन टू पर्सन है। प्लेस हमने जैसे कहा कि आप इस वक्त कहाँ पे है, कौन से वार्ड में है या कौन से हॉस्पिटल में है। देन टाइम का पूछ लेते हैं और सिचुएशन कि अभी वो यहाँ पे क्यों है, इस हॉस्पिटल में एडमिटेड क्यों है। सो ये ओरिएंटेशन देख लेते हैं फॉर GCS असेसमेंट। देन वी कम्स टू असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस आप सबको पता है, यहाँ पे वैल्यूज़ भी दी गई हैं जिसमें हम बेसिकली पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन देखते हैं। और ये सारी जो है मेजर एंड इम्पोर्टेंट वाइटल साइंस है। इसमें ये चीज़ याद रखें कि बाकी तो आपको पता है, लेकिन पल्स के हम जो है बेसिकली स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं। और वो ये है कि पल्स जब हम असेस करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़रूर देखते हैं। और स्ट्रेंथ के लिए ये टेबल बनाया गया है
कि अगर पल्स बिल्कुल एब्सेंट है तो हम पल्स में ज़ीरो लिख लेते हैं उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर बहुत वीक है, डिमिनिश है, तो हम +1, नॉर्मल है तो +2, और स्ट्रेंथ अगर पूरी है तो +3, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स है, बाउंडिंग पल्स है जिसको हम बाउंडिंग पल्स कहते हैं, तो वो +4 में आएगा। देन यहाँ तक हो जाए तो फिर हम जो है फ्रॉम हेड टू टो असेसमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेड एंड फेस की असेसमेंट करते हैं, एंड हेड एंड फेस की असेसमेंट करते हुए हम जो है पहले आते हैं हेड की तरफ। तो हेड में हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं हेड की, स्कैल्प की और हेयर्स की। ओवरऑल देखते हैं कि हेड पे जो है कोई मतलब हेयर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, स्किन कलर ठीक है, इसी तरीके से कोई जो है ग्रोथ तो नहीं है, मोल्स तो नहीं है, या इस तरह जो है वो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, नॉर्मल है, थिक हेयर है या बहुत ज़्यादा लाइट हेयर्स हैं एक पेशेंट के। और इसी तरीके से हम डैंड्रफ वगैरह भी देख लेते हैं, हम उसमें लाइसिस वगैरह की भी असेसमेंट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करती है। देन इंस्पेक्शन के बाद हम आते हैं पाल्पेशन ऑफ हेड, जिसमें हम बाकायदा पूरे हेड की विद द फिंगर टिप्स हम पूरे हेड की इंक्लूडिंग द स्कल्प और बाकी हेयर्स जो उसमें हैं वो सारे आ जाते हैं, उनकी पाल्पेशन करते हैं कि कोई नोड्यूल्स, कोई मास या कोई इस तरह स्कार वगैरह तो स्कैल्प पे नहीं है। हेड के बाद जो है हम आते हैं फेस पे। तो फेस ओवरऑल हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं जनरल आउटलुक का, कि फेस जो है दोनों साइड ऑफ द फेस हमारे पास वो सिमेट्रिक है, कोई ड्रॉपिंग तो नहीं है आईलिड की या फिर जॉ की या लिप की, या कोई स्कार कोई इस तरह की जो है। अगर मेल है तो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है फेस पे, बेड की, दाढ़ी की। और इसी तरीके से सिमेट्री वगैरह चेक करने के साथ हम क्रेनियल नर्व 7 चेक करते हैं। क्रेनियल नर्व 7 जो है वो बेसिकली फेशियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो उसमें इम्पॉर्टेंट जो है अगर हम देखें तो पेशेंट को कहते हैं कि अपने आईब्रोज उठा के दिखाएं, तो वो माथे को थोड़ा सा पिंच करके, तो वो जब खुद ही पेशेंट जब उसके आईब्रोज उठते हैं तो वो पता चलता है कि मसल्स वो नर्व जो है मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से पेशेंट को कहते हैं कि स्माइल करके दिखाएं या फ्राउन करके टीथ दिखा दें, पफ आउट द चीक्स, जिस तरह हम कहते हैं कि जैसे हम माउथ में अपना सांस रोक लेते हैं और उनको कहते हैं कि जैसे आप ऐसे पफ टाइप का जो है वो एक कंडीशन जो हम बनाते हैं अपने फेस पे, तो वो करके दिखाएं, और आइज़ को टाइटली क्लोज करना। तो ये सारे वो बेसिकली जो है स्टेप्स हैं जिससे हमें फेशियल नर्व 7 की तमाम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया हो जाता है। देन वी कम्स टू द आइज़ में हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं एक्सटर्नल आई की, और एक्सटर्नल आई में हम जो है आईलिड्स को देखते हैं, इसी तरीके से आईलैशेस को देखते हैं, और फिर हम जो है कंजक्टाइवा और स्लेरा की जो है कलर को हम चेक करते हैं, कोई रेडनेस या पिंक तो नहीं है या येलो तो नहीं है, जॉन्डिस में अक्सर जो है ये येलो हो जाती है। और इसी तरीके से कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की सूरत में कंजक्टाइवा और स्लेरा का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रेडिश और पिंकिश हो जाता है। कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, प्रूलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है, या वैसे नॉर्मली रेगुलरली डिस्चार्ज तो नहीं है। और इसमें हम परला देखते हैं। परला में ईच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट अ स्टेप, एंड दैट इज़ प्यूपल, बोथ साइड प्यूपल इक्वल है, रिएक्टिव है टू लाइट, जब उसमें हम लाइट डालते हैं, राउंड इन शेप है और अकोमोडेट करते हैं टू लाइट एंड डार्कनेस। देन हम उसके बाद आते हैं नेक, चेस्ट में जिसमें लंग्स आते हैं, और हार्ट की असेसमेंट। ठीक है, तो नेक में हम जनरली पाल्पेट और इंस्पेक्ट और पाल्पेट दोनों करते हैं नेक को ओवरऑल, ताकि हम चेक करें कि हमारे पास जो नेक की सिमेट्री है वो नॉर्मल है, कोई स्कार कोई डिस्कलरेशन या कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है। इसी तरीके से नेक की मूवमेंट हम चेक करते हैं कि नोडिंग करके मरीज़ की कि वो नेक की मूवमेंट प्रॉपर है। पाल्पेशन के ज़रिए हम कैरोटिड पल्स चेक कर लेते हैं, और स्किन टर्गर चेक करते हैं अंडर द क्लेविकल,
वो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लेविकुलर पॉइंट पे स्किन बहुत डीप तो नहीं गई, और इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या नॉर्मली हाइड्रेटेड है। पोस्टीरियर चेस्ट जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो सामने बैक साइड पे, तो हम ओवरऑल देखते हैं, स्केप्यूला का स्ट्रक्चर देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं, और स्पाइनल पोजीशन देखते हैं कि स्पाइन सेंट्रल में है या नहीं है। इसी तरीके से पोस्टीरियरली हम लंग साउंड्स अस्कल्टेट करते हैं, और लेटरल चेस्ट को भी पोस्टीरियरली ही चेक करते हैं लंग साउंड वहाँ पे। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कोई भी क्रैकल या डिमिनिश ब्रेथ साउंड्स को जो है असेस करना है। देन कम्स द इंटीरियर चेस्ट। इंटीरियर चेस्ट में भी सिमिलरली हमने ओवरऑल इंस्पेक्शन करनी है, और इंस्पेक्शन में हमने देखना है कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है चेस्ट पे। इसी तरीके से निपल्स जो है वो एक लाइन पे दोनों निपल्स हैं, या लेफ़्ट थोड़ा सा डाउन होता है अक्सर पेशेंट्स में। इसी तरीके से सिमेट्री हम चेक करते हैं कि चाहे वो इंटीरियर पोस्टीरियर टू ट्रांसवर्स डायमीटर है या स्टर्नम कन्फिग्रेशन है, कि स्टर्नम बिल्कुल मिड में है। फिर इसमें आपको पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें पिजन चेस्ट है, और इसमें और शेप्स होती हैं चेस्ट की, तो आया वो तो नहीं है। इसी तरीके से एसेसरी मसल्स का कोई इस्तेमाल तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग नहीं है, कोई एब्डोमिनल मसल्स तो ब्रीदिंग में हेल्प नहीं कर रही, और ये हमें बहुत सारे कार्डिक और लंग के डिजीज़ को नोटिफाई करती है। सो फिर हम आते हैं पाल्पेशन की तरफ, जिसमें हम सिमेट्रिक एक्सपेंशन देखते हैं कि दोनों साइड ऑफ द चेस्ट जो है वो इक्वली एक्सपेंड होती है जब हम ब्रीद इन करते हैं या नहीं। एंड देन वी इंटीरियरली अस्कल्टेट लंग साउंड, जिसमें हम इंटीरियर से लेटरल की तरफ जो है स्टेथोस्कोप मूव करते हैं, और हम देखते हैं कि कोई क्रैकल्स, कोई डिमिनिश ब्रेथ साउंड्स तो नहीं है। सो इसी के साथ जब हम रिस्पायरेशन चेक करते हैं तो हम असेस करते हैं डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेशंस को, कि क्या एफर्ट वाली रिस्पिरेशन है या एफर्टलेस है, और रिदम क्या है। सो इफ़ इट इज़ नॉट लेबर्ड और अनलेबर्ड जिसको हम कहते हैं, तो एफ़र्ट यूजुअली इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर वो लेबर्ड रिस्पिरेशन है तो हमें पता होता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा वो कोशिश करके, जिस तरह मरीज़ एक डिफ़िकल्टी के साथ सांस ले रहा होता है, वो नज़र आ जाता है। तो एफ़र्ट्स को हमने असेस करना है। सिमिलरली रिदम को देखना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है, कि एक नॉर्मल पैटर्न पे सांस चल रही है, या कोई ऐसी ब्रीथ है जो कि कभी सुपरफिशियल होती है, कभी बहुत डीप होती है, और फिर 2-3 डीप लेने के बाद फिर 3-4 सुपरफिशियल होती है। सो इस तरह की जो रिदम होती है वो इरेगुलर होती है, जबकि रेगुलर रिदम जो है वो एक नॉर्मल पैटर्न पे चल रही होती है। देन वी कम्स टू द हार्ट, एंड हार्ट में हम बेसिकली अस्कल्टेट करते हैं। ये आपको निमोनिक में दिख रहा है, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन। सो ए मीन्स aortic, P मीन्स pulmonic, E मीन्स अ पॉइंट, T ट्राइकस्पिड, एंड M मिट्रल। सो ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो हम हार्ट को एक 3D शेप में कवर करते हुए उसकी असेसमेंट करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि कोई मरमर्स तो नहीं है, वूशिंग साउंड्स तो नहीं है, ब्रूट्स या मफल्ड हार्ट साउंड तो नहीं है, और ये आपने डिटेल में अपने हेल्थ असेसमेंट में पढ़ा होगा। सो कोई भी एबनॉर्मल हार्ट साउंड हो, S1 S2 नॉर्मली होता है। अगर कोई S3 हो, या कोई डिमिनिश साउंड हो, या कोई हमें मरमर सुनाई दे, एडिशनल साउंड हो, तो वो हम इससे अस्कल्टेशन से मालूम कर लेते हैं। देन वी कम्स टू द पेरिफेरल असेसमेंट, एंड पेरिफेरल्स में हम पहले अपर एक्सट्रीमिटीज़ को देखते हैं, एंड देन वी कम्स टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। सो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हम दोनों हाथों के दोनों साइड पे एट द सेम टाइम हम इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर हम वहाँ की, जिस तरह मैंने कहा कि कोई स्किन डिस्कलरेशन है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी स्कार है, कोई कट है, इंजरी है, या इन केस जो है जिस तरह हमारे पास अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो उनका फिस्टुला वगैरह भी नज़र आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं, और फिर पाल्पेशन से भी हमें पता चल जाता है। सो ये यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पेशेंट का अगर फिस्टुला लगा हुआ है फॉर डायलिसिस, तो उस पर हमने कभी भी ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करना, BP कफ हमने उस पर नहीं लगानी, बिकॉज़ वो डैमेज हो सकता है फिस्टुला, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
हमने कोई भी मतलब जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो स्किन की टेक्सचर, लीजन्स, उसका टेम्परेचर थ्रू टच, मॉइस्चर, ओवरऑल टेंडरनेस और स्वेलिंग देख लेते हैं। एंड हम रेडियल पल्सेस को बायलेटरली पाल्पेट करते हैं, जिस तरह हमने कहा था कि पल्स की स्ट्रेंथ तो वो यहाँ पे दोबारा इस टेबल में दिखाई गई है। देन हम शोल्डर्स को देखते हैं तो उसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, असेसमेंट दोनों शोल्डर्स की करते हैं, एल्बोज़ की करते हैं। एंड देन हैंड्स और उसकी फिंगर्स को हम बाकायदा असेस करते हैं। नेल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कोई नेल टूटे हुए तो नहीं है। इसी तरीके से वो जो नेल्स में लाइंस होती हैं, येलो नेल्स हैं, ब्लूइश नेल्स हैं, तो वो हमें जो है डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन अगर येलो है तो प्रॉबली जो है वो या तो कोई हार्ट डिजीज़ है और उसमें फिर क्लबिंग भी आ जाती है नेल्स की, या फिर फंगल इन्फेक्शन है। एंड सिमिलरली अगर तो वो ब्लूइश है तो वी शुड गो बैक एंड चेक सेचुरेशन के कोई जो है वो हाइपॉक्सिया में तो पेशेंट नहीं है। हम हैंड्स एंड फिंगर जॉइंट्स को पाल्पेट करते हैं फॉर एनी जॉइंट पेन या फिर मूवमेंट उनकी जो होती है। मरीज़ को कहते हैं कि मुट्ठी बंद करें, खोलें। और सिमिलरली हम जो है वो हमारे पास जो नर्व होती है, मिडिल नर्व, उसको हम चेक करते हैं। इसीलिए हम मसल स्ट्रेंथ भी साथ असेस कर रहे होते हैं और पेशेंट को अपने हाथ पकड़ा के कहते हैं कि जितना आप इसको पकड़ के ज़ोर लगा सकते हैं लगा लें, ताकि हम दोनों हाथों की एट द सेम टाइम इवनली ग्रिप को असेस कर सकें। सो ये हमारे पास पेरिफेरल में होता है। देन वी कम्स टू द स्पाइन। स्पाइन में हमारे पास अगर तो क्लाइंट खड़ा हो सकता है तो बेहतर है कि क्लाइंट को खड़ा कर दिया जाए और उनका स्पाइन ओवरऑल चेक किया जाए कि उसकी सिमेट्री क्या है, उसके ऊपर कोई जो है वो स्कार तो नहीं है, कोई इसी तरीके से सर्जिकल वो तो नहीं है, क्योंकि बचपन में अक्सर बच्चे जो है वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से स्पाइना बाइफिडा के साथ पैदा होते हैं, तो वो भी नज़र आ जाता है। उसके अलावा स्कोलियोसिस वगैरह जो है वो भी उसमें असेसमेंट में पता चल जाता है। सो हम बैक की स्किन देख लेते हैं, स्पाइनल कर्वेचर देख लेते हैं कि सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर एरिया में स्पाइन की जो एक अलाइनमेंट होती है, आया वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है दोनों साइड से या नहीं, उसमें कोई टेढ़ापन है। पाल्पेट करते हैं फॉर टू चेक एनी डिस्क स्लिप एंड इवन पेन इन द स्पाइन। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं स्पाइन के जो कि पाल्पेशन से हमें अच्छे से आइडिया हो जाता है, और कोई भी लीजन, लंप या एबनॉर्मेलिटीज़ होती है तो वो भी हमें उसमें समझ आ जाती है। सो इफ़ वी वर टू परकस ऑल पाल्पेट बिफोर लिसनिंग ऑस्कल्टेशन, ये याद रखें एब्डोमिनल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम एब्डोमिनल को पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद हम इस पॉइंट को असेस करेंगे, बट उससे पहले हम जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी जिस तरह हमने इंस्पेक्शन करनी है तो आपको पता है कि हम ओवरऑल स्किन कलरेशन, साथ में लीजन्स, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसमें नीस के नीचे और एंकल से ऊपर या एंकल के अराउंड भी हम देख लेते हैं, तो वो है वेरिकोसाइटिस, जिसमें वेरिकोज वेन का या डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो है हम असेसमेंट करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि कोई कैपिलरीज जो है वो या जो हमारे पास वेन्स होती है वो स्वोलन तो नहीं है। इसी तरीके से हम एडिमा चेक करते हैं। बहुत सारे हमारे पास लिवर के और किडनी के इश्यूज़ में अक्सर पेशेंट्स को और हार्ट पेशेंट्स को एडिमा होता है। सो हमें एडिमा बहुत ज़रूरी है कि चेक किया जाए, और एडिमा की भी अपनी स्कोरिंग होती है कि +1, +2 और +3। जिस तरह हमने पल्स का किया तो इसी तरीके से हम वो भी चेक करते हैं। सो पिटिंग है, नॉन पिटिंग है, तो वो हम थंब से प्रेस करके स्किन को देख लेते हैं कि अगर तो वो प्रेस हो के उसमें थंब का निशान बन जाता है तो वो पिटिंग है, और अगर नहीं बनता तो वो नॉन पिटिंग है। इसी तरीके से हम दोनों कैपिलरीज रिफिल को बायलेटरली चेक करते हैं, और प्रेशर उसमें हमें पता चल जाता है कि कैपिलरी रिफिल टाइम कितना है। तो नॉर्मली 2 to 3 सेकेंड नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम है। इसी तरीके से हिप्स को इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट दैट इज़ सम हाउ कुछ पेशेंट होते हैं जिनसे एडिशनली जब भी आप इस ऐसे एरिया को असेस कर रहे होते हैं, पाल्पेट कर रहे होते हैं, तो यू नीड टू इन्फॉर्म द पेशेंट एट एवरी स्टेप। और पेशेंट को एंगेज करके रखना है, उनसे बात करनी होती है ताकि वो कंफर्टेबल फील करें, एंड साथ में ये भी हो कि जैसे उनसे
कंसेंट लिया जा रहा है। सिमिलरली नीज़ की इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन होती है और फिर एंकल की तरफ आते हैं, तो उसमें इंस्पेक्शन पाल्पेशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पोस्टीरियर पल्स का देखना, डॉर्सैलिस पीडस जिसमें बायलेटरली हम चेक करते हैं, और पल्स की जो है वो हम फिर चेक करते हैं स्ट्रेंथ बायलेटरली, और फिर डॉर्सीफ्लेक्शन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस के हम जो है पेशेंट के दोनों हमारे पास पाँव होते हैं तो उसको बिल्कुल स्टार्ट में जैसे फिंगर्स के टो के पास पकड़ के पेशेंट को कहते हैं कि ऊपर की तरफ अपने पाँव की मूवमेंट करो, और फिर नीचे से उसको रेजिस्ट करते हुए कहते हैं कि अपने जो पाँव होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करें, तो उससे हमें पता चलता है डॉर्सीफ्लेक्शन की रेजिस्टेंस का। अब आते हैं एब्डोमिनल असेसमेंट की तरफ। सो एब्डोमिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बाकी सारे असेसमेंट की निस्बत इसमें एक स्टेप जो कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमने पाल्पेशन से पहले परकशन और पाल्पेशन से पहले हमने अस्कल्टेशन करनी होती है। राइट आफ्टर इंस्पेक्शन हम अस्कल्टेशन पे आते हैं, और इसकी मेन वजह यह है कि अगर हम परकशन या पाल्पेशन अस्कल्टेशन से पहले करते हैं तो पेशेंट के जो एब्डोमिनल साउंड्स होते हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, मोटिलिटी रेट चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें अस्कल्टेशन पहले करनी पड़ती है। वरना अगर हम अस्कल्टेशन डिले करें और परकशन पाल्पेशन पहले करेंगे तो वो इनएक्यूरेट रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे। सो इसी तरीके से एब्डोमेन में भी हम इंस्पेक्शन करते हैं स्किन कलर की, कंटोर की, कि ओवरऑल एग्जाम में जो हमारे पास एब्डोमेन है, नाफ है वो सेंट्रलाइज्ड है, इसी तरीके से उसकी सिमेट्री ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फूली भी तो नहीं है। फिर हम चेक कर लेते हैं कि कोई स्कार्स हैं या एओर्टिक पल्सेशन कहाँ पे हमें लोकेट होती है, तो आम तौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ पेशेंट्स में नज़र भी आ जाती है, ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो कि एओर्टिक एनोरिज्म के साथ होते हैं, तो या फिर जो है वो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के वो कि एक हार्ट ब्लॉक है कंडीशन है उसमें होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो या फिर अगर एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आर्टरीज़ में कोई ब्लॉकेज है, तो उनमें फिर एओर्टिक पल्सेशन जो है स्ट्रॉन्ग होती है एब्डोमिनल पॉइंट पे। सो हम इंस्पेक्शन के बाद अस्कल्टेशन करते हैं बाउल साउंड्स की, तमाम 4 क्वाड्रेंट की। हम राइट से शुरू करते हैं, फिर लेफ़्ट क्वाड्रेंट की तरफ और क्लॉकवाइज चलते हैं। सो लाइट पाल्पेशन करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स की, और लाइट पाल्पेशन के बाद जब पूरी लाइट पाल्पेशन हो जाती है, फिर अगर इन केस वी नीड सो हम एक इन डेप्थ पाल्पेशन भी करते हैं। सो नॉर्मली तमाम क्वाड्रेंट में हम साउंड सुनते हैं फॉर एटलीस्ट 5 मिनट टू 4 एब्सेंट बावल साउंड। अगर हमारे पास बावल साउंड नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें कम से कम 5 मिनट तक हर क्वार्टर पे डिफरेंटली मूव करते हुए कम से कम हमें 5 मिनट लगने चाहिए कि हम चेक करें कि क्या बावल साउंड आ रहे हैं या नहीं है। फिर इसमें बावल साउंड में एक कंडीशन होती है हाइपो एक्टिव। हाइपो एक्टिव ये है कि एक साउंड हमें सुनाई देता है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आता है, और वो 3 से 5 मिनट के बाद आ जाता है। अगर नॉर्मल है तो उसको गर्गल्स कहते हैं, जो कि 5 to 30 टाइम्स पर मिनट होते हैं, और अगर हाइपर एक्टिव है जो कि डायरिया में अक्सर होता है तो वो हमारे पास विदाउट स्टेथोस्कोप भी सुनाई दे जाते हैं कांस्टेंट बावल साउंड्स की सूरत में, जो कि 30 से ज़्यादा पर मिनट होते हैं। हाइपो एक्टिव यूजुअली कॉन्स्टिपेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस की सूरत में हमें मिलता है। फिर इसके बाद हम जो है वो परकशन एंड पाल्पेशन पे एब्डोमेन के आते हैं। सो ओवरऑल पोजीशंस एंड क्लाइंट को प्रॉपरली जो है प्राइवेसी कवर करना, जहाँ पे हमें असेसमेंट करना है सिर्फ उसी एरिया को एक्सपोज करना है, बाकी एरिया जो है वो ड्रैप्स में होगा, वो कवर होगा। इसी तरीके से जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो क्लाइंट को फीडबैक दें साथ में कि इट इज़ गुड, इट इज़ फाइन, या फिर जो है इंस्ट्रक्शन साथ में हो कि अच्छा आप हाथ उठाएं या आप अपने आईब्रोज उठा के दिखाएं या अपनी टंग बाहर करके दिखाएं। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्लाइंट को इंगेज करके रखती है। एंड प्रोफेशनल मैनर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम रखने चाहिए क्लाइंट को विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। कोई हंसी मजाक या कोई इस तरह की जो है वो इमेच्योर एक्शन जो है वो क्लाइंट की डिस्ट्रस्ट की सूरत में सामने आ सकता है।
और एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म से अगर एग्ज़ाम होगा लॉजिकल सीक्वेंस से तो वो हमें एक प्रॉपर सेंस देगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही हेड टू असेसमेंट के हवाले से, और अगर इनकेस कोई क्वेश्चन है तो फर्दर आप अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।